दोस्तों, मैं प्रशांत त्रिपाठी टू आइडिया सरकारी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप हिंदी पढ़ रहे थे, हमने क्या किया है, हिंदी का एक टॉपिक स्टार्ट किया है। उसमें हिंदी भाषा का हमने विकास समझा है और उस विकास का जो हिंदी भाषा का विकास था उसको हमने थोड़ा सा आपको बताया था। एक क्लास हुई थी 40-45 मिनट की, उसमें काफी कुछ चीजें जो थी पॉइंट क्लियर हुए थे। तो उन्हीं पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम आज हिंदी के विकास के बाद आज हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, कल हमने केवल हिंदी के बारे में बताया था कि हिंदी कहाँ से है, उसकी लिपि क्या थी, उसमें क्या कौन कौन से तथ्य हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हुए थे। आपको वीडियो देखना है और उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा आपका हिंदी भाषा का विकास। हम लोग हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे, तो भाषा के बारे में जानेंगे। तो अगर हम आपसे बताएं तो हिंदी भाषा की जो मूल इकाई क्या होती है आपकी, अगर हम बात करें हिंदी भाषा की अगर मूल इकाई, हम लिखे मूल इकाई, तो क्या होती है आपकी मूल इकाई? आपकी क्या होती है? ध्वनि होती है। आपको साथ में लिखते हुए चलना है। आज हम लोग हिंदी का जो भाषा विकास उसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर अगले टॉपिक में क्या करेंगे, हम लोग वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक करके, जैसे हमने आपको व्याकरण का पोर्शन बताया था बीच में, उसको क्या करेंगे हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग भाषा के विकास में देख रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो है क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी भाषा की मूल इकाई क्या होती है? मूल इकाई क्या होती? ध्वनि होती है। अब अभी आप केवल मूल इकाई ध्वनि के बारे में जानना है। जब हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ध्वनि क्या होता है, ठीक है, उससे स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, सारी चीजें आपके वर्णमाला जो टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, उसमें क्लियर होंगी। तो हम लोग इतना देखेंगे हिंदी भाषा की मूल इकाई क्या होती है, क्वेश्चन आता आप बताएंगे ध्वनि होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके रूप कितने हैं, हिंदी भाषा के रूप कितने हैं? हिंदी भाषा की हम बात करें तो मूल इकाई हो गई। अगर हम बात करें इसके रूप कितने हैं, रूप कितने हैं, तो इसके बेटा आपके 3 रूप होते हैं। एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक, एक होता है सांकेतिक। लिख दीजिए, एक होता है लिखित होता है, एक होता है मौखिक होता है, एक होता है सांकेतिक होता है। ठीक है, ये हिंदी भाषा की इकाई के आपके रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ठीक है, अगर कहा जाए कि बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या बोलते हैं? जब लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, कभी धीमे बोलते हैं। हम लोग गाना गाते थे, उतार चढ़ाव आपका नहीं होता है। तो अगर उतार चढ़ाव जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है अनुतान बोला जाता है। तो अगर लिखें कि बोलते समय भाषा बोलते समय या हिंदी भाषा बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अनुतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुतान बोलते हैं। आपको साथ में नोट करते हुए चलना है। तो आपके 3 पॉइंट क्लियर हुए। हिंदी भाषा के कोई पूछे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की मूल इकाई क्या होती है? बहुत बार एग्जाम में आया है आपके। तो हिंदी भाषा की मूल इकाई क्या होती है? आपकी ध्वनि होती है। फिर अगर पूछ दे हिंदी भाषा के कितने रूप हैं, कितने, तो हिंदी भाषा के रूप 3 है, लिखित रूप है, मौखिक रूप है और आपका सांकेतिक रूप है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी भाषा बोलते समय जो उतार चढ़ाव आता है वो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बेटा आप अनुतान बोलेंगे, उसे अनुतान बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर पूछे कि ये किस माध्यम से, तो हम लोग जानते हैं ये भाषा का, विचारों का एक आदान प्रदान का माध्यम। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो इसके क्या होते हैं? इसके उतार चढ़ाव को अनुतान बोलते हैं। और जो ये इसका भाषा होती है ये क्या, एक विचारों का माध्यम है, ठीक, आदान प्रदान का। हमने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, तो ये क्या, विचारों के आदान प्रदान है। ठीक है, तो ये भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगर इसका देखा जाए शुद्ध ज्ञान कहाँ से होगा, तो इसका शुद्ध ज्ञान कहाँ से होता है?
कोई भी चीज का चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, उसका ज्ञान जो शुद्ध होता है वो आपके व्याकरण से होता है। तो अगर कोई पूछे इसका शुद्ध ज्ञान कहाँ से होगा, तो आपके इसके व्याकरण से होगा। जो उतार चढ़ाव होता है उसको अनुदान बोलते हैं। और हिंदी भाषा का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है कि जो हम लोग के विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो अगर बोले कि पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया, पंजाब में, क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, इसलिए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर बोले पंजाब में, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ है, पंजाब में आपको नोट करना है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया। तो जो पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे थे वो थे श्रद्धाराम फिल्लौरी। कौन थे, श्रद्धाराम फिल्लौरी थे, ठीक है। तो ये थे। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट करना है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अगर बोले ये बोला जाए कि भारत के लिए हिंदी भाषा का सुझाव किसने दिया, एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर बोला जाए भारत में जब हिंदी भाषा आई थी तो इसका सुझाव किसने दिया था, भारत के लिए भारत में हिंदी भाषा का जो सुझाव था आपका वो किसने दिया था, वो थे आपके राजा राम मोहन राय ने दिया था। किसने दिया था, राजा राम मोहन राय ने इसका सुझाव दिया था, ठीक है। तो आपके इतने क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर हिंदी भाषा के विकास की बात आएगी तो सबसे पहले उसकी भाषा की क्या होती है, कोई ध्वनि होती है। तो हिंदी भाषा की मूल इकाई क्या होती है, उसकी ध्वनि होती है। तो इसके अगर कोई पूछे इसके आपके रूप कितने होते हैं, तो इसके आपके रूप 3 होते हैं, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। नोटबुक में लिखते जाइए साथ में। फिर अगर आपका क्वेश्चन बने हिंदी भाषा बोलते समय जो उतार चढ़ाव आता है, अगर एग्जाम में आ जाता है कि जो हिंदी भाषा बोलते समय हम लोग उतार चढ़ाव देते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आप अनुतान बोलते हैं। फिर एक आता है कि पंजाब में हिंदी भाषा का इसने प्रचार प्रसार किया था, वो कौन थे, वो आपके कौन थे, श्रद्धाराम फिल्लौरी जी थे। फिर एक क्वेश्चन बनता है भारत में हिंदी भाषा का सुझाव किसने दिया था, तो आपके कौन थे, राजा राम मोहन राय ने दिया था। आइए दूसरा, तो यहां तक हमने समझ लिया था, ठीक है। फिर अब देख रहे हैं कि अब आता है कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का गठन या हिंदी भाषा के गठन का जो प्रचार का सुझाव था वो किसने दिया था, उसको हमको देखना है। तो किसने दिया था, लिखते हैं दक्षिण भारत में। ये सारे पॉइंट वाइज क्वेश्चन टाइप के हैं, आपको नोट करते हुए चलना है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा जो थी, दक्षिण भारत जो हिंदी भाषा थी उसके प्रचार का, भाषा के प्रचार का सुझाव किसने दिया था, वो सुझाव प्रचार का सुझाव या प्रचार सभा का जो गठन था उसने किसने किया था, वो थे आपके महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। या प्रचार का सुझाव या सभा का, जो हिंदी सभा प्रचार सुझाव की जो सभा थी या सभा का गठन बोल दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो एक क्वेश्चन आगे फिर बना कि हिंदी दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा के प्रचार का सुझाव या सभा का गठन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि ये स्वाधीनता आंदोलन के समय हिंदी किसका प्रतीक थी। जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो हिंदी आपकी राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि स्वाधीनता के समय हिंदी जो थी किसका प्रतीक थी, हिंदी प्रतीक थी, हिंदी प्रतीक किसका थी, क्या थी, राष्ट्रीय एकता का। क्या थी आपकी, राष्ट्रीय एकता की प्रतीक थी। फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट करते हुए चलना है।
फिर अगर अब आते हैं हम लोग यहाँ तक तो जितने क्वेश्चन बन रहे थे, तो जो भी इंपॉर्टेंट पेपर में आए हुए हैं, टेट में आए हुए हैं, पुलिस में आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं और वही क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट वही आते हैं। बाकी ज्यादा हमको विकास किसी का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो और उससे जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा कि दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार सुझाव महात्मा गांधी, स्वाधीनता समय, प्रतीक राष्ट्रीय एकता। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको जितना ही बताया, आपको एक सॉलिड मैटर दिया तो उसको आपको नोट करते हुए चलना है। अब देखेंगे कि हिंदी जो भाषा का विकास क्रम क्या है। भाई हिंदी भाषा जो है उसका विकास क्रम क्या है। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। ये पहले कौन सा आया, हिंदी आई कहां से। मैंने बताया था कि हिंदी भाषा की आदि जननी क्या होती है। हिंदी भाषा की आदि जननी आपकी संस्कृत होती है। तो सबसे पहले कौन सा आया, संस्कृत आई सबसे पहले। संस्कृत के बाद क्या आएगी, पाली आएगी। पाली के बाद क्या आएगी, प्राकृत आएगी। अब देखिए आदि जननी आया, आज उसका पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर क्या आएगी, फिर आपकी अपभ्रंश आएगी। अपभ्रंश जो हिंदी की जननी है। और हिंदी की अब फिर क्वेश्चन बनता, मैंने आपको कल बताया भी था, अगर पूछा जाए हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी क्वेश्चन बने तो क्या होगी वो, तो आपकी संस्कृत होगी। अगर पूछा जाए हिंदी की जननी कौन कौन होगा, तो हिंदी की जननी आपकी क्या होगी, जननी केवल पूछे अगर जननी तो आपकी क्या होगी, ये आपकी अपभ्रंश होगी। ठीक है, तो अपभ्रंश के बाद क्या आता है, एक अवहट्ट होता है। अवहट्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, प्राचीन। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका प्राचीन। प्राचीन या इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं। ठीक है, प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं। ठीक, तो इतना हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब देख रहे हैं, तो इतना हमने इतने पॉइंट लेकर लिए। अब देखना है कि ये आता कहां से। तो हिंदी भाषा का जो विकास क्रम कभी भी एग्जाम में पूछ देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा की कल मैंने आपको बताया था, दो क्वेश्चन प्लेस करते हैं आपस में, दो क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कंफ्यूजन में आपको डाल देंगे। तो वो क्वेश्चन कौन से होंगे, वो दो ही क्वेश्चन होंगे। अगर पूछ दे आपसे कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, तो आपकी संस्कृत होगी। अगर पूछ दे हिंदी भाषा केवल जननी कौन है, तो आपकी अपभ्रंश होगी। ये आपका सीरियल क्रम, संस्कृत पहले सबसे पहले आई। अगर एग्जाम में कभी कभी 4 ऑप्शन देता है, उसका क्रम पूछ देता है कि हिंदी भाषा के विकास का कौन सा क्रम सही है, तो आपका जो ये क्रम लिखा हुआ है, संस्कृत है सबसे पहले, फिर उसके बाद पाली आएगी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्राचीन, फिर प्रारंभिक। प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, इस प्रकार का आपके साथ होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि यहाँ तक हमने इसका पढ़ लिया। अब इसके बाद देखेंगे अपभ्रंश के भेद कितने होते हैं, कहीं शॉर्ट साइनिंग है, होती बोली, इस टाइप की बोली आएंगी, उसका एक हम चार्ट बनाएंगे, फिर उसमें देखेंगे कि ये बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। ठीक है, अब उसी चार्ट को आपको क्या करना है, साथ में मेरे नोट डाउन करते रहने चलना है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जो हम समझाएंगे आप नोट भी करते जाएंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अपभ्रंश जो है हम लोगों की जहाँ से हिंदी आई है, हिंदी कहाँ से आई, हिंदी अपभ्रंश से आई है। अवहट्ट या नहीं बोलते उसको, अपभ्रंश बोलते हैं। अवहट्ट इतना नहीं बताया गया है, हिंदी की जननी अब अपभ्रंश से हुई है। अब जो अपभ्रंश है उसमें कौन कौन सी बोली आती है, वो कौन कौन उसके वो भेद हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे एक चार्ट के माध्यम से, फिर वो कहाँ कहाँ बोली जाती है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपभ्रंश के भेद क्या होते हैं, और अपभ्रंश के जो भेद हैं उनमें कौन कौन सी भाषा आती है, वो आधुनिक भारतीय भाषा कौन सी है। तो हम एक तरफ लिखेंगे अपभ्रंश के भेद, एक तरफ होगा आपका अपभ्रंश के भेद, और एक तरफ आपकी क्या होगी, आधुनिक भारतीय भाषा।
ठीक है। अब हम देखते हैं, एक तरफ अपभ्रंश के भेद होंगे, एक तरफ आधुनिक भारतीय भाषा होगी। तो पहली आपका क्या होता है अपभ्रंश में, आपका एक सौर श्रेणी होता है, सौर श्रेणी होता है, ठीक है। एक आपका सौर श्रेणी हुआ, ये कहाँ बोली जाती है, ये भाषा के इसमें सौर श्रेणी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इसमें आपकी आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, पश्चिमी हिंदी आती है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है। आपकी 3 भाषाएं ये यहाँ पे आ गई, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे तो इसको अपभ्रंश में सौर श्रेणी जो प्रबंध का एक प्रकार सौर श्रेणी एक टाइप है, उसमें कितनी भाषाएं आती हैं, 3 आती हैं। पश्चिमी हिंदी आपकी आती है, राजस्थानी आपकी आती है और क्या आती है, गुजराती आती है। ये एक प्रश्न इसका होता है अर्धमागधी, क्या होता है, अर्धमागधी होता है इसका दूसरा टाइप, अपभ्रंश का दूसरा टाइप है। इसमें कौन कौन सी भाषा आएगी, अर्धमागधी में आपकी क्या आती है, केवल पूर्वी हिंदी आती है। ये पूछ देता है, ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं कि सौर श्रेणी में कौन सी भाषा आती है। एक ऑप्शन दिया गया होगा उसमें कि पश्चिमी हिंदी और दूसरे 3 ऑप्शन दिए होंगे, फिर कभी राजस्थानी दिया जाएगा, फिर 3 ऑप्शन अलग दिए होंगे, कभी गुजराती दिया गया होगा और 3 ऑप्शन अलग दिए गए होंगे। तो हम लोग उसी से गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी को छांट के अपने क्वेश्चन को सही करके चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर अर्धमागधी पूछ जाए कि अर्धमागधी में कौन सी भाषा आती है, तो अर्धमागधी में आपकी कौन सी भाषा आती है, अर्धमागधी में आपकी आती है पूर्वी हिंदी आती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें मागधी की, तीसरा पॉइंट है, अगर हम मागधी की बात करें कि मागधी में कौन सी भाषा आएगी, तो मागधी में आपकी बिहारी आएगी, उड़िया आएगी, बिहारी, उड़िया और बंगला और असमिया क्या आएंगी, बिहारी आपकी आएगी, उड़िया आएगी, बांग्ला आएगी और असमिया आएगी, ठीक। इतने राज्यों की भाषा इसमें आएगी, मागधी में आएगी, ठीक है। अब हम बात करें अगर खस एक होता है इसका, चौथा टाइप होता है खस, उसमें कौन सी भाषा आएगी, अगर उसमें आपकी पहाड़ी भाषा आएगी, जो पहाड़ी वाली भाषा है वो आएगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सौर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना, क्योंकि सौर श्रेणी और अर्धमागधी इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी और मागधी में बिहारी, उड़िया। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, खास तरह इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन लिख लो, ठीक है। फिर आपकी एक चौथा और 5वां एक होता है ब्राह्मण। आपका 5वां क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण में कौन सा आएगा, इसमें आता है आपका पंजाबी भाषा आती है, जो इसका प्रबंध का ब्राह्मण प्रकार है, और प्रबंध के आपके पास 6 प्रकार आएंगे। तो जो ब्राह्मण में कौन कौन सी भाषा आती है, पंजाबी आपकी आती है और दूसरी आपकी सिंधी आती है, ठीक है, 2 भाषाएं हो गई। फिर एक आपका आता है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री भाषा में कौन आ जाएगा, एक छठा होता है महाराष्ट्री, एक आएगा, अपभ्रंश का भेद है। इसमें आपकी कौन सी आ जाएगी, इसमें आपकी मराठी आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम लोग जितने हमने अपभ्रंश के आपको भेद बताए थे, सबकी आपके सामने भाषाएं लिखी हुई हैं, तो इसको आपको नोट कर लेना। सौर श्रेणी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती रहती है, अर्धमागधी और मागधी। बाकी ब्राह्मण इंपॉर्टेंट, बाकी महाराष्ट्र का नाम अगर आएगा तो हम मराठी को उसमें चेक कर देंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर मूवी में देखते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कौन कौन से ज्यादा है, सौर श्रेणी, अर्धमागधी है और मागधी है और ब्राह्मण है, ये 4 इंपॉर्टेंट ज्यादा है। सबकी आपके सामने भाषाएं लिखी है कि सौर श्रेणी में कौन सी भाषा आती है आपकी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती हो गई, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी हो गई, मागधी में बिहारी हो गई, उड़िया हो गई, बांग्ला, असमिया हो गई। ये हर स्टेट, हर राज्य की भाषा लिखी हुई है। फिर अगर खस की बात करेंगे तो खस में आपकी आ जाएगी पहाड़ी, ब्राह्मण में पंजाबी, सिंधी और महाराष्ट्री में आपकी मराठी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट करना। अब इसके बाद बताएंगे कि ये तो आपकी भाषा हो गई कि अब वंश में कौन कौन सी बोलियां आती हैं,
ठीक है। अब क्या होगा, कौन कौन सी बोली, कौन कौन सी भाषा आती है, अब आपको बताएंगे हिंदी की उपभाषाएं क्या। तो आइए अब हम लोग हिंदी की उपभाषाएं देखेंगे, हिंदी की उपभाषा कौन कौन सी है। ठीक है, अभी तक हमने अब भ्रंश के बारे में जाना था, अब देखेंगे हिंदी की उपभाषाओं के बारे में देखेंगे। तो उसमें देखेंगे कि राजस्थानी कहाँ है, उसकी पश्चिमी हिंदी कौन है, पूर्वी हिंदी में भाषाएं। अभी तक हम लोग ये पढ़ा था कि इस अपभ्रंश का एक शॉर्ट श्रेणी में कौन कौन सी प्रदेश की भाषाएं आती थी। अब हम लोग देखेंगे जो भाषाएं थी वो प्रदेश की, उसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, उपभाषाएं उनकी कौन कौन सी हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी तक हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, अब उसी की उपभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है हम लिखेंगे, पहला यहाँ पे उपभाषा लिखेंगे। एक आपका कॉलम उपभाषा का होगा, दूसरा आपका होगा बोलियां, उसमें क्या होगी, बोलियां क्या होंगी, फिर उसके क्षेत्र क्या है, उसके मुख्य क्षेत्र क्या है। ठीक है, उपभाषा, फिर बोलियां, फिर उसके मुख्य क्षेत्र क्या है। तो पहली आपकी उपभाषा जो थी राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी में क्या क्या आता है, पहली राजस्थानी भाषा थी। अब राजस्थानी में बोलियां कौन कौन सी आती हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको बोलते हैं मारवाड़ी, इसको बोलते हैं, एक है आपकी मारवाड़ी, मारवाड़ी है, इसको हम लोग बोलते हैं मारवाड़ी, इसको बोलते हैं पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी बोलते हैं और उसी को मारवाड़ी बोलते हैं। फिर आपकी एक बोली आती है जयपुरी या ढूंढाड़ी, आपकी बोली होती है जयपुरी होती है या ढूंढाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी भाषा है। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी राजस्थानी, इसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थानी बोलते हैं। ठीक है, राजस्थानी में क्या हो गई, एक मारवाड़ी आपकी राजस्थानी भाषा बोली है, ये तो उपभाषा है राजस्थानी। इसमें बोली कौन कौन सी आएंगी वो हमें नोट करना है। तो वो आई, एक मारवाड़ी आपकी हुई, एक आपकी जयपुरी, एक ढूंढाड़ी हुई। तो मारवाड़ी आपकी होती पश्चिमी राजस्थानी होती है, और जो जयपुरी ढूंढाड़ी होती है आपकी क्या होती है, पूर्वी राजस्थानी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या आएगा। फिर एक आती है मेवाती, मेवाती एक होती है मालवी होती है, एक है आपकी मेवाती, एक होती मालवी। तो मेवाती में क्या होगा, ये उत्तरी राजस्थानी है, उत्तरी राजस्थानी है। और जो आपकी मालवी है ये कैसी है, दक्षिणी, दक्षिणी राजस्थानी है। अब इसका मुख्य क्षेत्र कौन है, जब राजस्थान है इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा होगा, आपका राजस्थान होगा, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, पश्चिमी हिंदी देखेंगे। तो हमने देखा कि पश्चिमी राजस्थानी की हमने जितनी भाषाएं थी, बोलियां थी, उसके मुख्य क्षेत्र थे हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी, जो दूसरी भाषा है हिंदी की, वो पश्चिमी हिंदी है आपकी, पश्चिमी हिंदी है। अब देखेंगे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं बोलियां आती हैं। तो उसमें आएगी आपकी कौरवी आएगी, एक होती है आपकी कौरवी, कौरवी, किसी को क्या बोलते हैं, किसी को खड़ी बोली बोलते हैं, कौरवी या खड़ी बोली। फिर एक आपकी कौरवी एक खड़ी बोली हो गई। फिर आपकी आती है बांगरू, दूसरी भाषा है बांगरू, या किसी को हरियाणवी बोलते हैं। कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। फिर एक आपकी होती है ब्रजभाषा, बुंदेली एंड कन्नौजी। ब्रजभाषा जो पश्चिमी हिंदी में आएगी, ब्रजभाषा,
बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, तो आपकी पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं होंगी? कौरवी आई। अगर पूछा जाए राजस्थानी भाषा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जयपुरी जो बोली है किस भाषा की बोली है, तो हम क्या बताएंगे? वो राजस्थानी भाषा की बोली। मेवाती किस भाषा की बोली है? राजस्थानी की। मारवाड़ी किस भाषा की बोली है? राजस्थानी की। इसका मारवाड़ी का मुख्य क्षेत्र क्या है? राजस्थान है। मालवी का मुख्य क्षेत्र क्या है? राजस्थान है। मालवी किस भाषा की बोली है? तो राजस्थानी भाषा की बोली। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे पूछा जाए पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, तो क्या बताएंगे? खड़ी बोली है, हरियाणवी है, या ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी है। पूछे कन्नौजी किस भाषा की बोली है, तो जो कन्नौजी होगी, आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो कन्नौजी की बोली है आपकी, ये पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली है। बांगरू या ब्रजभाषा किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसके मुख्य क्षेत्र देखेंगे। इसके मुख्य क्षेत्र क्या होते हैं? इसका मुख्य क्षेत्र है आपका हरियाणा है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश। इसके मुख्य क्षेत्र क्या है? हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। तो आपको आज जो क्वेश्चन बनेंगे वैसे ही बनेंगे कि पश्चिमी हिंदी का मुख्य क्षेत्र क्या है, तो हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी हिंदी निम्न में से कौन सी बोली है, तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है, हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की है, कन्नौजी आपकी पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली आपकी पश्चिमी हिंदी की। या उल्टा पूछा जाए आपसे कि बुंदेली बोली किस भाषा की बोली है, वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम पूर्वी, इसके बाद आपकी आएगी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आएंगी? पूर्वी हिंदी कौन कौन सी बोलियां आएंगी, हम लोग देख रहे हैं पूर्वी हिंदी के बारे में। इसमें आपकी आती है अवधी, आती है, बघेली आएगी और छत्तीसगढ़ी आएगी। इसमें नोट कर लीजिए, अवधी अवधी आएगी, एक आपकी एक बघेली आएगी और एक आपकी छत्तीसगढ़ी आएगी। छत्तीसगढ़ी, ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आएगी। तो इतना हो गया पूर्वी हिंदी में। अब पूर्वी हिंदी का क्षेत्र क्या है, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको तो हम ऐसे करके लिखेंगे कि क्षेत्र इसकी अलग अलग है। अवधी लिखेंगे, फिर इसकी बघेली होगी, फिर क्या होगी? छत्तीसगढ़ी होगी। अब देखेंगे कि अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि बघेली बोली कौन सी भाषा की है, तो पूर्वी हिंदी की है। इसी में कंफ्यूज करेगा आपको। पश्चिमी हिंदी की भाषा कौन सी है? कौरवी। खड़ी बोली किस भाषा की है, किसकी बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है, तो बहुत ध्यान से इसको नोट करते हुए चलना है और चीजों को, जो टॉपिक है, वो क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि इसमें आपको समझना है कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है, इस तरह आप एक प्रॉपर नोट्स बनता चले जा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो बड़े आराम से एक एक पॉइंट को आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी, अगर कोई एग्जाम में कहते हैं कि बघेली जो बोली है वो किसकी है, तो पूर्वी हिंदी की है। छत्तीसगढ़ी बोली किसकी है, पूर्वी हिंदी की है। अब इनके राज्य देख लीजिए, इसके जो मुख्य क्षेत्र है, तो अवधी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपकी बघेली आई, बघेली आपकी कहां पर हो गई? छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश हो गई। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही बोली जाएगी ना। तो ये तीनों जो राज्य हैं, जो पूर्वी हिंदी के हैं, ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जितनी बोलियां हैं ये ऐसे राज्य में बोली जाती हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो जो बच्चे पॉइंट है उनको क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ तक पूर्वी हिंदी हो गई थी। अब आपकी आएगी बिहारी। बिहारी में क्या आता है?
बिहारी में क्या आएगा आपका, इसमें आपकी भोजपुरी आएगी, मगही आएगी और मैथिली आएगी। क्या आएगी आपकी, भोजपुरी, मगही और आपकी क्या आएगी, मैथिली आएगी। इनके राज्य क्षेत्र क्या होंगे, तो आप जानते हैं भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। जो मगही और मैथिली है इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर कहीं पूछते कि भोजपुरी बोली बिहारी है, मगही बोली भी कैसी है, बिहारी है, अब मैथिली बोली भी कैसी है, बिहारी है। ठीक है, तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में बोली जाती हैं। जो बिहारी बोली है तो दोनों में चलती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली दोनों राज्यों में बोली जाती हैं। फिर आपकी एक आती है पहाड़ी बोली, एक आपकी है पहाड़ी बोली है। तो बिहारी के बाद क्या आ जाएगा, आपकी आएगी बिहारी के बाद पहाड़ी बोली आएगी, पहाड़ी। तो पहाड़ी में कौन कौन सी भाषा आएगी आपकी, कुमाऊनी आएगी, कुमाऊनी भाषा आएगी और आपकी गढ़वाली आएगी। दो भाषा है, कुमाऊनी और गढ़वाली। कहाँ की, पहाड़ी बोली भाषा है। तो कुमाऊनी कहाँ पर, कुमाऊं पर्वत जैसे हिमालय, वो कहाँ पर, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की भाषा है, उत्तराखंड हो गया। फिर जो गढ़वाली आपकी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो आपकी जितनी भी उपभाषाएं थी और उनकी बोलियां थी और उनके मुख्य क्षेत्र थे, यहाँ तक हमने क्या किया, सब कुछ कवर कर लिया है। अब देखेंगे कि जो कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं, उनको आपके सामने बताएंगे। फिर जो कुछ अभी बचा इतिहास में उसकी फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो टॉपिक की भाषाएं पढ़ी थी, पहले उसकी भाषाएं पढ़ी, किसके क्षेत्र क्या थे, जो उसकी उपभाषाएं, पहले अपभ्रंश के भेद पढ़े थे, उसमें कौन कौन सी उपभाषाएं आ रही थी। फिर हमने वो भाषाओं में कौन कौन सी बोलियां आ रही थी उनको देखा। अब 3-4 क्वेश्चन टाइप जो बेस्ड है एग्जाम में उनको देखेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम उसके साहित्य क्षेत्र को देखेंगे कि नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जितनी भी सभाएं हैं इनकी स्थापना कैसे हुई है, इनके जो संस्थापक हैं वो कौन है, इनको देखेंगे। फिर यहीं से हम लोगों का जो इतिहास का पोर्शन होगा, जो हिंदी भाषा का जो विकास का पोर्शन होगा, यहीं से हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगले टॉपिक को हम लोग फिर वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको साथ में लिखते हुए चलना है। तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है कि हिंदुस्तान का नारा हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में आया है, नोट कर लीजिए। हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, वो आपके थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र। कौन थे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, अब देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते हुए चलना है कि हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। एग्जाम में बहुत बार आया है। फिर अगर बोले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहां से हुआ, एक क्वेश्चन बनता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो हमें विचार मिला था, बनाने का विचार सर्वप्रथम कहां से मिला था, वो किस राज्य से था, वो आपका बंगाल से मिला था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो विचार सर्वप्रथम बंगाल से मिला था। ठीक है, फिर अब एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा
बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया था, राष्ट्रभाषा बनाने का जो प्रस्ताव, राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया था वो किसने दिया था, ये क्वेश्चन में बनता है। तो वो है, उसको भी नोट करते हैं हम लोग कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो प्रस्ताव दिया था वो किसने दिया था, वो आपके थे गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। किसने रखा था, वो थे आपके गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। और इसका समर्थन किसने दिया, इन्होंने तो प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा में हिंदी क्या बनना चाहिए, राजभाषा राजभाषा होना चाहिए। किसने दिया, गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनका समर्थन किसने किया था, तो अगर समर्थन की बात आती है, इन्होंने तो बोला कि होना चाहिए। जब कोई चीज है, कोई बोलता है यहाँ ये कानून आना चाहिए, तो फिर कुछ लोग समर्थन करते हैं, ठीक है। तो समर्थन किसने किया था, वो थे शंकर राव देव। कौन थे, शंकर राव देव जी ने क्या किया था, इनका समर्थन किया था कि हाँ भाई ये राजभाषा का जो संविधान सभा में है इसके प्रस्ताव में उन्होंने समर्थन दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक 3 क्वेश्चन बनते हैं, हम कवर करेंगे। देखेंगे कि अगर पूछा जाए तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। फिर अगर क्वेश्चन बनता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो बंगाल सर्वप्रथम किस राज्य से मिला, तो आपका बंगाल से मिला। फिर आपका आता है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था, वो आपका था गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, कहीं पे लड़के जो बच्चे होंगे वो सोचेंगे कि हिंदी संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव, यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आना है, गोपाल कृष्ण गोखले ने लगा लेना, ठीक है। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले भी और गोपाल स्वामी अयंगर दोनों गोपाल से स्टार्ट हैं, तो नाम को याद करना है कि जो गोपाल स्वामी अयंगर जी थे उन्होंने राजभाषा को बनाने का प्रस्ताव दिया था। फिर इनका समर्थन किसने किया, वो शंकर राव देव जी ने इनका समर्थन किया था। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि हिंदी का जो साहित्यिक संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी स्थापना कहाँ हुई, उनके संस्थापक कौन है, इनको समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-6 संस्थाएं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं उनको लेके आ जाएंगे। तो यहीं से हम लोग का हिंदी का जो विकास है वो कवर होगा, ठीक है। तो आइए उन संस्थाओं को देखते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि हिंदी आंदोलन से संबंधित जो साहित्यिक संस्थाएं स्थापित की गई थी उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहली संस्था हम लोग थी, तो हेडिंग डालते हैं, आप लोग लिख लीजिए कि हिंदी आंदोलन से संबंधित, हिंदी आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं जो थी उनके बारे में हम लोग आज बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहली संस्था हम लोग थी, उनका नाम होगा, कहीं पर एक जगह नाम होगा, संस्था का नाम, फिर क्या होगा, उसका मुख्यालय कहाँ होगा, उसका मुख्यालय कहाँ होगा, और उसके बाद उसकी स्थापना कहाँ हुई होगी, ठीक। इतना हम लोग देखेंगे, नाम देखेंगे, उसका मुख्यालय देखेंगे और उसकी स्थापना देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहली संस्था आपकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना है, नागरी प्रसारणी सभा। कौन सी है, नागरी प्रसारणी सभा, पहली आपकी नागरी प्रसारणी सभा है, इसको देखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय आपका
काशी में है, इसी को वाराणसी बोलते हैं। ठीक है, इसी को वाराणसी बोलते हैं। फिर अब इसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, वो यहाँ पे 3 नाम होंगे। इसकी स्थापना 1893 में हुई थी इसकी स्थापना, और किसने की थी उसमें 3 नाम आते हैं आपके। पहला आता है आपका श्याम सुंदर दास, और दूसरा आपका नाम आता है राम नारायण मिश्र। यहां से लिख लेते हैं। दूसरा आपका आता है राम नारायण मिश्र, और तीसरा नाम आता है शिव कुमार सिंह। तो यहाँ पे 3 नाम आते हैं, लेकिन मेन नाम हम लोग जब हाई स्कूल के अंदर एग्जाम दे रहे थे तो यही बोलते हैं नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, तो श्याम सुंदर दास का नाम आता था, क्योंकि पहले ये सबसे आगे वहां पर रहते। ठीक है, लेकिन उनके साथ में 2 व्यक्ति और थे आपके, नाम राम नारायण मिश्र भी थे और शिव कुमार सिंह भी थे। इसका स्थापना वर्ष इसका पूछ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो स्थापना वर्ष आपका 1893 में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो वो वाराणसी है या काशी, इंपॉर्टेंट ज्यादातर होता है। फिर एक आपका आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका प्रयाग में है। ठीक है, इसका मुख्यालय प्रयाग में। अब इसमें इसका जो किया था वो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, और इसका सन क्या है, वो 1910 है। इसका सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने इसका क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। किसकी, हिंदी साहित्य सम्मेलन की। इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछेगा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की, तो मदन मोहन मालवीय ने की। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, तो काशी में हुई। और ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसका सन आप लोग याद कर लीजिए, श्याम सुंदर दास ने की। अगर श्याम सुंदर दास ऑप्शन में नहीं आते हैं तो 2 ऑप्शन आप क्लियर कर सकते हैं, राम नारायण मिश्र का भी और शिव कुमार सिंह का भी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयाग और मदन मोहन मालवीय। फिर एक आती है हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी आती है। हिंदुस्तानी एकेडमी या इसका प्रयाग या प्रयागराज है, प्रयाग या प्रयागराज। ठीक है, तो हिंदुस्तानी एकेडमी भी कहाँ, प्रयागराज में है। इसका भी सन क्या है, 1927। इसका सन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर मुख्यालय, प्रयागराज में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज किसने किया, मदन मोहन मालवीय। तो पहला ये वाला और ये वाले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना। फिर आपकी तीसरी आती है हिंदी विद्यापीठ। हिंदी विद्यापीठ आती है, इसका कहां पर है, इसका मुख्यालय आपका देवघर में है। फिर हम देख रहे हैं देवघर में है, सॉरी, फिर हम देख रहे हैं इसका सन क्या था, 1929 था। ठीक है, 1929 हुआ। अब देखेंगे चौथी आपकी आती है तो हमने हिंदी विद्यापीठ को पढ़ा था, देवघर में था। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा सभा, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, महाराष्ट्र है तो पुणे में है। कहाँ है, पुणे में है। और इसका सन क्या है, इसका सन 1937 है। फिर एक आपकी आती है महाराष्ट्र भाषा सभा हो गई। फिर एक आपकी आती है अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ आती है। तो देखते हैं, अखिल भारतीय आपकी हिंदी संस्था संघ है चौथी, इंपॉर्टेंट है काफी। अखिल
भारतीय हिंदी संस्था संघ है। कौन सी? अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका 1964 में हुआ। ठीक है, तो अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली में, इसके सन में पूछ जाएंगे। इसमें केवल इसका मुख्यालय पूछ सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र राष्ट्र सभा का मुख्यालय पुणे में है। इसे अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका ये मुख्यालय पूछेगा। फिर एक पूछेगा नागरी लिपि परिषद। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नागरी लिपि परिषद। इसका मुख्यालय भी कहां पर है? नई दिल्ली में ही है। अगर हम सन की बात करेंगे तो सन इसका 1975 है। ठीक है, तो यहां तक जितना भी था हमने इनकी सभा का नाम, आप जितनी साहित्यिक संस्थाएं थी इनको कवर किया था। तो जो हम लोग हिंदी भाषा का विकास है, हिंदी का विकास था, वो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये आगे। तो आइए, हमने आज जो टॉपिक पढ़ा था वो यहाँ तक पढ़ा था। हिंदी आंदोलन संबंधित जो साहित्यिक भाषाएं थी वो भी मैं आपको बता दी है, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे साहित्य के या हिंदी भाषा के या हिंदी के विकास के, सारे क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गए हैं। अब क्या होगा, जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वो आपका, हम लोग अब यहाँ से हिंदी के बारे में हमने समझ लिया, सब कुछ जान लिया। अब हम कोई अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा वर्णमाला का होगा। तो अगली क्लास आपकी वर्णमाला की होगी। तो यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को, आप लोगों को डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या करना है, वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, शेयर करना। ठीक है, और ऐसे ही देखते रहिए वीडियो और नोट्स बनाते रहिए कॉपी पेन पर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अगर आप केवल सुन के छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें क्या होंगी, आपके दिमाग में कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएंगी। तो जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है, और वीडियो को शेयर भी करना है, और खुद देखना है और दूसरे लोगों को भी दिखाना है। ठीक है, तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग। थैंक यू।